नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कभी कभी राजनीति ऐसे अजब अजब मोड़ लेती है कि उसका आकलन होना भी मुश्किल हो जाता है। सगे सगे नहीं रहते, दुश्मन दुश्मन नहीं रहते, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और ये समझने में बहुत समय निकल जाता है। महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव 2019 में खत्म होने तक और उसकी मतगणना पूरी होने तक जो पक्के दोस्त थे उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, चुनाव की मतगणना पूरी होकर जब नतीजे सामने आ गए तो अचानक उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के सबसे बड़े दुश्मन हो गए। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, अरे ये क्या हो रहा है। अचानक से जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे निकल पड़े। उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वो दुश्मन को भी दोस्त मानने पर निकले थे। तो ये राजनीति होती है। अब उसको भी 3.5 साल पूरे हो गए और अभी भी जो कुछ चल रहा है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। वहां से 40 से ज्यादा एमएलए विधायक निकल गए 1 साल पहले और उन्होंने फिर बीजेपी के साथ आकर देवेंद्र फडणवीस के साथ शिंदे आ गए, जो कभी उनके साथी थे, सहयोगी थे, 40 साल से शिवसेना में काम कर रहे थे। वो शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ आ गए, उन्होंने गवर्नमेंट बना दी और उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी। उसके खिलाफ अपोजिशन लीडर बने बैठे अजीत दादा अचानक से फिर 35-40 एमएलए उनकी पार्टी के एनसीपी के लेकर इस महायुति में आ गए, जिसको शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट माना जाता था। अब ये 3 पार्टियों का अलायंस बन गया। ये कैसे होता है? और खुद शरद पवार के खिलाफ उनके ही भतीजे ने बगावत कर दी। चचेरी बहन और अजीत दादा इनमें झगड़ा हो गया और चाचा का नेतृत्व छोड़कर अजीत दादा बीजेपी के साथ आ गए। ये सब क्या चल रहा है? जिस ढंग से राजनीति हो रही है उसका सही आकलन किसी को नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी आकलन कर रहे हैं कि क्या ये शरद पवार की और कोई चाल है। खुद शरद पवार ने अपने ही भतीजे को अपने ही खिलाफ बगावत पर उतारू कर दिया और भेज दिया बीजेपी के पास। हो भी सकता है क्योंकि पवार की राजनीति कभी भी चुनाव पूर्व गठबंधन से नहीं रही। शरद पवार ने कभी चुनाव के पहले किसी के साथ गठबंधन किया और ईमानदारी से वही टिके रहे, ऐसा नहीं हुआ है। 78 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एमएलए और मिनिस्टर बने और 1 साल बाद अपनी ही पार्टी तोड़कर वो जनता पार्टी के साथ चले गए तो चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद बार 86 में शरद पवार जो अपोजिशन की एक आघाड़ी यानी फ्रंट बनाकर पुरोध नाम की पुरोगामी लोकशाही दल करके लड़े थे और 125 से ज्यादा विधायक कुछ आधा दर्जन पार्टियों के उन्होंने लाए थे। अचानक 1 साल के बाद उठकर कांग्रेस में शामिल हो गए, राजीव गांधी के पास चले गए और बाकी की अपोजिशन पार्टियां मानो अनाथ हो गई। तो शरद पवार की राजनीति हम बारीकी से देखते हैं तो वो चुनाव पूर्व गठबंधन पर नहीं चलती। चुनाव के नतीजे आने के बाद, विधायक चुन के आने के बाद, विधायक जो चुनकर आए वो उनको इकट्ठा करके मेजॉरिटी वगैरह बनाने की राजनीति करते हैं, सत्ता हथियाते हैं। तो यही 2019 में हुआ था, जिसको महाविकास आघाड़ी बोलते हैं। उस महाविकास आघाड़ी की नींव क्या है? चुनाव पूर्व गठबंधन ये उसकी नींव नहीं थी। कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव लड़ा था, वो दोनों को मिलकर 98 सीट मिली थी, तो मेजॉरिटी तो उनके पास नहीं थी। तो 56 जो बीजेपी के साथ शिवसेना ने जीते थे वो विधायक तोड़कर
शरद पवार ने अपने साथ लाए और मेजॉरिटी दिखा दी, और आज बोलते कि जनता की इच्छा थी। वो खुद बोलते थे कि ये जनता की इच्छा नहीं है, जनता ने कांग्रेस और एनसीपी को अपोजिशन में बैठाने का नतीजा या जनादेश दिया है, फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो इसलिए शरद पवार क्या कर सकते हैं, उनकी चाल और खेल क्या होता है, उसका पता उनके भतीजे को या बेटी को भी होता है कि नहीं, मुझे शक है। इसलिए जब आज बोला जाता है कि अपने ही भतीजे को बगावत के लिए आगे भेजकर शरद पवार कोई गेम खेल रहे या और कुछ है, ये बोला जाता है, खुलेआम बोला जाता है, देश भर की मीडिया में बोला जाता है, हर पार्टी में बोला जाता है, क्योंकि शरद पवार एक ऐसी चीज है, उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता। और मैं तो मानता हूं कि शरद पवार खुद पर भी इतना भरोसा नहीं करते कि सुबह ये बोल रहा हूं, शाम को क्या करूंगा मुझे भी पता नहीं। ये शरद पवार की एक मानसिकता है, विश्वास नाम की कोई चीज पर वो विश्वास ही नहीं करते। इसलिए जब बोला जा रहा है कि क्या शरद पवार की ये कोई चाल है कि उन्होंने अपने ही भतीजे को अपने खिलाफ बगावत करने के लिए बाध्य कर दिया, अगर ऐसा है तो क्यों किया, इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा। अगर हम सोचते, अगर हम मानते कि ये शरद पवार की ही चाल है, शरद पवार खुद कुछ कर रहे हैं और अपने ही भतीजे को अपने ही खिलाफ खड़ा करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये अगर समझना है तो पवार परिवार में जो गड़बड़ पिछले कुछ सालों से चल रही है, मेरा ख्याल है 6-7 सालों से पवार परिवार में एक गड़बड़ जोर शोर से चल रही है। उनकी खुद की लाडली बेटी सुप्रिया सुले, उनको उन्होंने 14 साल पहले अपने ही लोकसभा चुनाव क्षेत्र से पार्लियामेंट में चुनकर लाया, उसके पहले उनको राज्यसभा भेज दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, कम से कम 7-8 सालों में, ये दोनों जो चचेरे भाई बहन हैं, उनमें आपस में एक सत्ता संघर्ष छुपे छुपे चल रहा था। खुलेआम कोई नहीं बोल रहा था, ना परिवार में कोई बोल रहा था, ना ओपनली कोई बोल रहा था। लेकिन अपने उम्र हो चुके जो चाचा है, उनके बाद पार्टी की पूरी जो ताकत है वो अपने साथ खड़ी हो, इसके लिए अजीत दादा हमेशा कोशिश करते रहे। लेकिन उनको अंदरूनी चैलेंज, उनकी ही चचेरी बहन जो सांसद है बारामती से सुप्रिया सुले, उनसे अजीत दादा को हमेशा चैलेंज मिलता रहा, लेकिन उसकी पार्टी में या कोई बाहर चर्चा नहीं होती थी। ये जो अंदरूनी संघर्ष था वो खुलकर परिवार से बाहर पार्टी में आ पहुंचा, और आहिस्ते आहिस्ते अजीत दादा को पता चला कि बार बार अपने ही चाचा अपने कोई कुछ प्रॉब्लम में डाल देते हैं, तो बगावत तो करनी पड़ी। और जब ये मामला शुरू हुआ था, तब शरद पवार भी चाहते थे कि अपनी बेटी को कहीं सेटल कर दे, अपनी उम्र हो चुकी है, इसके बाद में और किसी को कुछ नहीं दे सकूंगा, तो अपनी बेटी के लिए कुछ तो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ तो किया है, कुछ का बिगाड़ा है, इसका सुधारा है, तो अपनी बेटी के लिए कुछ शरद पवार करना चाहते थे। लेकिन बेटी की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो गई कि उस बेटी ने उनकी ही पिता की ही पार्टी में एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, एक संघर्ष खड़ा कर दिया, और संघर्ष का जवाब इस उम्र में शरद पवार के पास बचा नहीं था। उनको चॉइस करना था, या तो अपने भतीजे को पूरी पार्टी सौंप दे या अपनी बेटी को सौंप दे। ये जब हो नहीं रहा था तो अचानक उन्होंने एक नाटक किया, वो खुद रिटायर हो रहे, 2 मई को उन्होंने अपनी ही किताब का जो विमोचन था उसमें ये ड्रामा कर दिया कि आज से मैं तय कर रहा हूं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं, मैं संस्थाएं देखूंगा और आप लोग मिलकर पार्टी चलाए। तो सब रोने लगे। ये तो बना बनाया नाटक था, जो सुप्रिया सुले को मालूम था और भतीजों को भी मालूम था, फिर भी नाटक हुआ। भतीजा बार बार जो इकट्ठा हुए लोग थे उनको समझाता रहा कि अगर चाचा जी की उम्र हो गई है
तो उनके सामने कोई नया लीडर खड़ा हो, उसको अगर मार्गदर्शन करना चाहते तो हमको उनकी बात माननी चाहिए। 3 दिन का ड्रामा हुआ और आखिर में शरद पवार ने खुद ही बोल दिया कि नहीं, मैं रहता हूँ, मैं नहीं रिटायर नहीं हो जाऊंगा, मैं ही पार्टी का अध्यक्ष रहता हूँ, और बात सेटल हो गई थी। फिर उसके 15 दिन बाद अचानक शरद पवार ने अपनी बेटी को नेशनल लेवल पर पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्याध्यक्ष बना दिया, और यहां से परिवार का जो झगड़ा था वो खुले मैदान में आ गया। अब तो बात सीधी साफ थी कि अजित दादा महाराष्ट्र विधानसभा में अपोजिशन लीडर थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी पार्टी के नहीं थे। इसका मतलब उनसे भी सुपीरियर लीडर अगर सुप्रिया को, अपनी चचेरी बहन को बना दिया गया है, तो चाचा ने बिल्कुल साफ बात बता दी है कि अब सुप्रिया, मेरे बाद में सुप्रिया ही तुम्हारी लीडर रहेगी। और ये अजित दादा को मंजूर नहीं था। जैसे अजित दादा को मंजूर नहीं था, वैसे ही शरद पवार के बहुत सारे सहयोगी और पार्टी लीडर्स जो थे उनको भी मंजूर नहीं था। इसलिए ये बगावत होना तय था। और शायद मैं मानता हूं कि शरद पवार भी ये बात मानते थे, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल उनका बिल्कुल हमराज रहे, वो भी अजित दादा के साथ चले गए। इसका मतलब पार्टी में सुप्रिया की लीडरशिप मंजूर नहीं होगी, ये खुद शरद पवार जानते थे। फिर भी मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, ये दिखाने के लिए उन्होंने एक नाटक किया और अजित पवार को और बाकी अपने जो सीनियर लीडर साथी है उनको बगावत करने पर बाध्य कर दिया। और इसी कारण से 2 जुलाई को जो बगावत हो गई, उसके पीछे शायद शरद पवार की मंशा हो सकती है कि अगर मैं बेटी को नहीं समझा पा रहा हूं तो भतीजे के हाथ से अपने बेटी की लीडरशिप खत्म कर दूं। ना मैंने खत्म किए, तुम्हारे चचेरे भाई ने खत्म कर दिए, ये दिखाने की कोशिश इस खेल से शरद पवार करते होंगे। अजित को निकाल के मुझे ही टॉप लीडर बनाना चाहिए, ये अगर जिद बेटी ने, लाडली बेटी ने पकड़ी है, तो उसको तो शरद पवार नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो उनकी इकलौती लाडली बेटी है। बड़े लाड प्यार से उन्होंने उनको पॉलिटिक्स में लाया। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी देखो तो जितने अजित पवार, उनके भतीजे जितने आसानी से लोगों से घुल मिल जाते हैं और अपनी लीडरशिप उन्होंने पैर जमा कर रखी है, उतनी सुप्रिया सुले की नहीं थी। अगर पार्टी सुप्रिया को पूरी की पूरी सौंपी जाती तो अकेले अजित दादा नहीं तो बहुत सारे सीनियर लीडर्स बगावत कर देते, ये शरद पवार समझ गए थे। इसलिए मैं खुद तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बाकी के लीडर्स तुम्हारे साथ नहीं है। ये सच्चाई अपनी ही बेटी को समझाने में शरद पवार असफल रहे। इसके ही कारण ये बगावत हो गई। मैं देख रहा हूं, मैंने जितनी 50 साल से पत्रकारिता की है और राजनीति समझने की कोशिश की है, खुद शरद पवार को जितना समझने का ट्राई मैंने किया है, तो मैं मानता हूं कि शायद जो बात शरद पवार अपनी ही लाडली बेटी को पिछले कुछ महीनों से समझा नहीं पा रहे थे, उसको सबक सिखाने के लिए शायद मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं जो बोल रहा हूं वो 100% सही है, लेकिन शायद अगर शरद पवार इस बगावत का खेल अपने भतीजे से खेल रहे हैं तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि अगर अपनी लाडली बेटी को वो राजनीति की सच्चाई समझाने में असफल रहे तो उन्होंने ये नाटक इसलिए बनाया या चलाया है कि बेटी को दिखाना है, तू ही मेरी लाडली है, मेरे बाद सब कुछ मुझे तुझे ही देना है, लेकिन क्या करूं, भतीजा नहीं मान रहा है। तो फिर से उसमें विलन अजित दादा को दिखाने की कोशिश उन्होंने की है। इसलिए अजित दादा आज भी बोलते हैं कि शरद पवार ही मेरे लीडर है, शरद पवार ही मेरे दैवत है। उनकी तस्वीर मैंने मेरे ऑफिस में भी लगाई है, हमारी पार्टी के ऑफिस में भी लगाई है। ये सब अजित दादा बोलते, तब शक हो जाता है कि शायद शरद पवार ने ही ये ड्रामा खेला है, ये चाल चली है।
अपनी ही बेटी को सबक सिखाने के लिए। अगर ये शरद पवार की चाल है तो उसके पीछे यही एक उद्देश्य हो सकता है कि अपनी बेटी को वो नहीं समझा पाए और उसकी जिद के सामने अगर पार्टी हारती है तो हार जाने दो, लेकिन उसको अगर सबक सिखाना है तो भतीजे को फिर से विलन बनाओ। आज तक अजीत दादा ने बहुत सारे पुराने किस्से और इतिहास बता दिया कि बार बार अजीत दादा को शरद पवार ने आगे किया और जब आखिरी मोमेंट आ गई, आखिरी क्षण आ गया तो वो पीछे हट गए और उसमें उस चाल में हमेशा अजीत दादा फंसते आए। यानी अजीत दादा को विलन दिखाकर शरद पवार हमेशा हीरो बनते आए। आज अगर उनका कोई खेल होगा, उनकी कोई चाल होगी तो शायद अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सुप्रिया सुले के चचेरे भाई को इस ड्रामा में खलनायक या विलन बना दिया है। यानी अपनी ही लाडली बेटी को खुद पिता ने चकमा दे दिया, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगर इसमें शरद पवार की चाल है तो, अगर नहीं है तो बात बिल्कुल गलत है। मैं बोल रहा हूं वो शायद गलत हो सकता है, लेकिन ये सब ड्रामा करने वाला, लिखने वाला, उसकी स्क्रिप्ट लिखने वाला अगर कोई शरद पवार ही है तो उसका यही एक कारण हो सकता है कि जो बात अपनी लाडली बेटी को पिता समझा नहीं पाया, उसके लिए उन्होंने अपने भतीजे को सबक देने के लिए आगे किया है। शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आज यही रुकता हूं। आगे देखते हैं कि मेरे बात में कितनी सच्चाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।